हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन क्लासेस। और आज कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ामिनर इसके बारे में हर बार पूछते हैं। ठीक है, तो इसे याद करना, इसके सारे एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसका सेक्शन याद करना है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 JB। ठीक है, तो 115 JB को आपको याद करना है कि ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो कहा गया है ज़ीरो टैक्स कंपनी। हमने देखा कि बहुत से कंपनीज जो हैं इनकम टैक्स में दिए गए जो प्रोविजंस हैं, डिडक्शंस हैं, रिलीफ्स हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं और अंडर रिपोर्टिंग करते हैं अपने इनकम की और ओवर स्टेट कर देते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सालों से वो टैक्स नहीं देते थे, पर हमने जब इंस्पेक्शन किए तो हमने देखा कि ये लोग तो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने कहा कि अच्छा, तो ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो इन पे हम लगा देंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, यही वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वो अवॉइडेंस करते थे टैक्स इवेजन का। तो प्रोविजन ऑफ मैट का मतलब क्या है? प्रोविजन ऑफ मैट का मतलब है टैक्स लाइबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं। पहले आप टैक्स लाइबिलिटी को नॉर्मल टैक्स प्रोविज़न के साथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, उसके बाद डिडक्शंस अप्लाई करते हैं, फिर लाइबिलिटी निकालते हैं। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से आप फिर टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से आप करेंगे। फिर आप मैट कैलकुलेट करेंगे। मैट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो होता है 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ठीक है, बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बुक प्रॉफिट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दिया गया नेट प्रॉफिट को हम बुक प्रॉफिट कहते हैं। और जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमने अगर कुछ एक्सपेंसेस किए होते हैं तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, और अगर कुछ क्रेडिट हुआ होता है, कुछ इनकम्स हुए होते हैं तो हम उसको लेस कर लेते हैं, और फिर जो अमाउंट निकलता है उससे ही हम मैट निकालते हैं। कभी कभी ये बुक प्रॉफिट डायरेक्टली दिया जाता है क्वेश्चन में, और आपको बस 15% डाल के, सरचार्ज निकाल के, सेस निकाल के मैट कैलकुलेट करना होता है। मैट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, 9%, यहाँ पे हमने देखा 15%, यहाँ पे लेकिन 9% का है। ठीक है, वो किसके केस में होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और ये क्या होता है फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? ये होती हैं वो कंपनीज जो अपनी इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से निकालती हैं। ठीक है, और ये कंपनी किसी और चीज़ में नहीं डील करती है, इनकम सोली फ्रॉम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन है 9% और यूजुअल है 15% ऑन द बुक प्रॉफिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट। ये पूरा मतलब एक क्वेश्चन का सेट ही डाल देते हैं कि मैट क्या है बताओ, मैट की एप्लीकेबिलिटी बताओ, मैट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन बताओ। तो ये तो आपको याद करके ही जाना है एग्ज़ाम में। अगर आप ये याद करके चले गए तो आपका एक क्वेश्चन तो करेक्ट मतलब रखा ही है। ठीक है, अब देखते हैं केस वेयर मैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल मतलब मैट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, हर कंपनी के ऊपर मैट कैलकुलेट किया जाता है एक्सेप्ट दीज कंपनी जिनका मैंने एन्यूमरेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या है? 115BAA, 115BAB डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक है, ये डोमेस्टिक कंपनीज को एक अलग चीज़ दिया जाता है, वो है अल्टरनेट टैक्स रेजिम। ठीक है, अल्टरनेट टैक्स लेवी होता है इनके ऊपर, नॉर्मल टैक्स या फिर मैट लाइबल नहीं होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे स्पेसिफिक कंपनीज, ये भी आपका सिलेबस का एक पार्ट है, इसीलिए हम ये पढ़ेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस याद कर लीजिए 115BAA और 115BAB में जो कंपनीज हैं उनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होता है।
फिर है 115B कंपनी। ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर टैक्स डिफरेंट लगता है। इनकम अराइजिंग एक्रूइंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो ये कंपनीज के ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है, ये अलग रेट पे टैक्स देती हैं, ठीक है। और बाकी है 115B to 115O में जो शिपिंग कंपनीज हैं, ठीक है। शिपिंग कंपनीज क्यों नहीं देती है मैट, उनके ऊपर मैट क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? क्योंकि वो एक चीज़ देती है जिसका नाम है टोनेज टैक्सेशन, ठीक है। जो टन में, शिप्स में टन मतलब चीज़ें जो भेजी जाती है बाहर, तो वो उन पर टैक्सेशन देते हैं, टोनेज टैक्सेशन, जो कि सेक्शन 115V to 115VZC में उनके ऊपर एप्लीकेबल है उन रेट्स में। बाकी फॉरेन कंपनीज़, कौन सी फॉरेन कंपनीज़ नहीं देंगी? जिनके साथ इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, चाहे वो बायलैटरल हो या फिर वो यूनिलैटरल हो, ठीक है। बायलैटरल मतलब इंडिया ने साइन किया हुआ है कंट्रीज के साथ, यूनिलैटरल मतलब अभी तक किया नहीं है, तो इंडिया क्रेडिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए याद कर लीजिए कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर होता है, ठीक है, DTAA बोलते हैं इसको, ठीक है। DTAA अगर है, बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, तो मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी जिनका टोटल इनकम और प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये याद रखिए, फॉरेन कंपनीज का PGPP इनकम, ठीक है, फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, एज पर रेट स्पेसिफाइड इन ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन 44AB। ये बहुत आसान है, ऐसे याद रखिए, AB है, फिर BB है, फिर BBA है और फिर BBB है, ठीक है। AB, BB, BBA, BBB, ठीक है। इन पर जो अलग रेट्स एप्लीकेबल हैं, इसीलिए प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस के, इसीलिए मैट एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। बेसिकली ये कोई मराइन कंपनीज होती हैं या फिर ऑयल कंपनीज होती हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व कोई कंपनी है, इसीलिए इनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोविजंस याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो पहले भी आपको पढ़ाया है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं मैट क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर, ठीक है। ये आसान है, बहुत ही आसान चीज़ है, बट मेरे साथ पढ़ते चलिए। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में बहुत लीगल लैंग्वेजेस में कई कबार डायरेक्ट इनकम टैक्स एक्ट को ही लिख दिया जाता है बुक्स में, इसीलिए कई बार समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए मेरे साथ समझते चलिए इस चीज़ को, ठीक है। बट मैट लाइबिलिटी इज़ मोर देन नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। सपोज मैट लाइबिलिटी हमारी 10,000 हो गई और नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी जो थी वो 7,000 थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना मैट लाइबिलिटी हुआ यहाँ पे? 3,000 का, ठीक है। जो 3,000 है वो हमारा मैट क्रेडिट बन जाता है, ठीक है। मतलब हमारे पास वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST में अगर आपको पता हो, तो वो क्रेडिट क्या है? वो क्रेडिट हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें आगे जाकर कोई एक्सपेंसेस हुआ तो हम उसको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये क्रेडिट हमने एक्स्ट्रा पे किया है सरकार को, इसीलिए सरकार ने हमें इसका क्रेडिट अमाउंट दिया है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगी, इफ़ मैट लाइबिलिटी इज़ मोर देन नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, तो हमको मैट क्रेडिट मिल जाएगा। इफ़ मैट इज़ मोर देन फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज़ जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमने पढ़ा था पिछले में, कुछ कुछ कंपनीज़ के साथ जब हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा याद रखिए, हम जब DTAA पढ़ेंगे क्लियरली आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है अगर किसी ने फॉरेन में इनकम टैक्स पे किया है, फिर इंडिया में आके वो टैक्स पे करता है, तो जो भी फॉरेन में उसने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाता है उसको। सेम अगर उसने 10,000 का टैक्स पे किया है फॉरेन में और 7,000 का इंडिया में पे किया है, तो वो 3,000 का क्रेडिट उसको मिल जाता है। पर हमारे पास ऑलरेडी मैट क्रेडिट है, ठीक है। तो हम मैट क्रेडिट से जो 3,000 है हमारे पास, हम उसको इसमें सेटअप करेंगे, ठीक है। जो जो सेटअप होगा, इसी वजह से वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो 3,000 का, वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अभी अगर इसमें भी 3,000 मिल गया और फिर उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट 3,000 मिल गया, तो वो 6,000 हो जाएगा ना, ज़्यादा क्रेडिट मिल जाएगा उसको।
तो उसको कम क्रेडिट देना है, ठीक है, ज़्यादा मतलब सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने नहीं देना है उसको, इसलिए हम सिर्फ 3,000 का ही उसको मैट क्रेडिट दे देंगे और बाकी जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इफ़ इन अ ईयर नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड्स, ये केस का ऑपोजिट है, यहाँ पे मैट लाइबिलिटी मोर थी, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड कर रही है मैट लाइबिलिटी को, ठीक है। मतलब ये जो 7,000 ये 10,000 बन रहा है, या फिर हम देखते हैं कि हम इसको 13,000 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी जो है मैट लाइबिलिटी से 3,000 बढ़ गई, ठीक है। 3,000 जो बढ़ गई, ये 3,000 जो हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट था, हम इस 3,000 को यूज़ करेंगे इसको सेटअप करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई, मैट क्रेडिट ऑलरेडी था, 3,000 एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ये जो 3,000 पहले एक्स्ट्रा दिया गया था उसको इसके साथ सेटअप कर लेंगे। अब ये मत समझिए कि हमें बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जो मैट लाइबिलिटी अराइज हुई है, जो एक्स्ट्रा अराइज हुई है नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी की वजह से, क्योंकि क्या होता है जब हम मैट पे करते हैं, चाहे वो मैट हो या फिर नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी हो, मैट अगर ज़्यादा है तो हम मैट देंगे, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हम नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी पे करेंगे सरकार को, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 3,000 नहीं देने वाले, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हमने 3,000 मैट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। और मैट क्रेडिट जो है कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। क्या है, 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3,000 की जगह ना हो के 30,000 होता, ठीक है, तो हर 15 साल तक, 15 सालों तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं अगर अनयूटिलाइज रहा। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी यूटिलाइज करने की मैट क्रेडिट को, फिर ये लैप्स हो जाता है, ठीक है, लैप्स हो जाता है इफ़ इट इज़ अनयूटिलाइज। नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन टैक्स पेयर, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे हमारे टैक्स पेयर को, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, अभी ये लिखा क्यों गया है कि नो इंटरेस्ट विल बी पेड, क्योंकि ये सरकार के पास रह गया ना, ये 30,000 कहिए या फिर 3,000 कहिए, सरकार के पास रहा है, तो सरकार थोड़े ही इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगी। वही लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट इज़ पेड टू द टैक्स पेयर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी के कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।